हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 8वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 8वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 8वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 8 और 28 इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। यानी कि जो संबंध 8 और 28 के बीच में है वही संबंध होगा 27 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया गया है 8। मेरे भाई हम 8 को लिख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो 2 का क्यूब होता है कितना, 8। और यहाँ पर लिखा गया है 8। उसी प्रकार से देखिए 8 के बाद में दिया गया है 28। तो मेरे भाई यहाँ पर 28 लिखा जा सकता है कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम यहाँ पर क्या कर दें, 3 का क्यूब कर दें और इसके अंदर प्लस 1 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 28। कैसे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब होता है 27 और 27 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 27 और 1 मिलकर बन जाएगा 28। अब इसी प्रकार से आप ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया है 27। तो मेरे भाई हम 27 को लिख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 3 का क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो 3 का क्यूब होता है 27। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 और 28 इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 8 क्या है, 2 का क्यूब है। उसके बाद में 28 क्या है मेरे भाई, 3 का क्यूब प्लस 1। तो ध्यान से देखिए 2 से अगली संख्या है 3। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या आया है, 3 का क्यूब। तो 3 से अगली संख्या क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे 4 का क्यूब। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया है, प्लस 1 किया गया है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 4 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए 4 का क्यूब होता है 64 और 64 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है
वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि 99 रुपए की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको 99 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से जूट का संबंध है बोरा के साथ में, उसी प्रकार से लकड़ी का संबंध किस शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि जूट और बोरा इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जूट और बोरा में रिलेशन है क्या, तो मेरे भाई जूट से बनाया जाता है बोरा। अब उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बताना है कि लकड़ी से क्या बनाया जाता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से जूट से बनाया जाता है बोरा, उसी प्रकार से लकड़ी से बनाया जाता है फर्नीचर। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा फर्नीचर। अब हमें देखना है कि फर्नीचर शब्द किसी ऑप्शन में है तो आंसर फर्नीचर शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में ROAM को 44 तथा HIMP को 43 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में BONE को क्या लिखा जाएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि ROAM को यहाँ पर 44 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि HIMP को यहाँ पर 43 कैसे लिखा है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि BONE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको इस प्रश्न को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
इस प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROAM को यहाँ पर 44 से कैसे लिखा है। तो जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए पहला लेटर दिया गया है R आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर है। R के बाद में है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। O के बाद में है A आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 1 नंबर पर है। A के बाद में है M आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। अब मेरे भाई इन सभी संख्याओं का हम आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 44 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 15 मिलकर बन जाएगा 33, 33 और 1 मिलकर बन जाएगा 34, 34 और 13 मिलकर बन जाएगा 47। लेकिन यहाँ पर है कितना 44, तो 47 से 44 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 47 में से क्या कर दें, -3 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 44। और यहाँ पर देखिए 44 आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि HIMP से यहाँ पर 43 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है H आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 8 नंबर पर है। H के बाद में है I आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर है। I के बाद में है M आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 13 नंबर पर है। M के बाद में है P आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 8 और 9 मिलकर बन जाएगा 17, 17 और 13 मिलकर बन जाएगा 30, 30 और 16 मिलकर बन जाएगा 46। अब मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर आया है 46 और यहाँ पर लिखा गया है 43। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 46 में से क्या कर दें, -3 कर दें, तो 46 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 43। और ध्यान से देखिए 43 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि BONE को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम आप यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि BONE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला लेटर है B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में क्या है O आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर है। O के बाद में क्या है N आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। N के बाद में क्या है E आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 5 नंबर पर है। अब इन सभी को हम आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 और 15 मिलकर बन जाएगा कितना, 17, 17 और 14 मिलकर बन जाएगा 31, 31 और 5 मिलकर बन जाएगा 36। और मेरे भाई ध्यान से देखिए इन सभी के अंदर यानी कि यहाँ पर भी -3 किया गया है और यहाँ पर भी -3 किया गया है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस 36 में से भी -3 कर देंगे। तो 36 में से -3 कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 33, यानी कि BONE को लिखा जाएगा 33। अब हमें देखना है कि 33 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 33 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ घटाना है, S का अर्थ जोड़ है और Q का अर्थ भाग है तो नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। मेरे भाई ध्यान से देखिए, इस समीकरण के अंदर हमें दिए गए हैं अल्फाबेट लेटर और उन अल्फाबेट लेटर का अर्थ इस प्रश्न के अंदर क्या बोला गया है वो अर्थ इस समीकरण के अंदर रखेंगे और जो नया समीकरण बनेगा उस समीकरण को सोल्व करके उसका मान ज्ञात करेंगे। कैसे, तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई प्रश्न में बोला गया है कि P का अर्थ है गुणा,
तो p के स्थान पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आगे बोला गया है कि r का अर्थ है घटाना, तो मेरे भाई r के स्थान पर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद में बोला गया है कि s का अर्थ है जोड़, तो मेरे भाई s के स्थान पर हम क्या कर देंगे, जोड़ यानी कि प्लस कर देंगे। और उसके बाद में बोला गया है कि q का अर्थ है भाग, तो q के स्थान पर हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए नया समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले दिया गया है 6 के बाद में है p का अर्थ है गुणा, उसके बाद में है 6, फिर क्या है s का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर कर देंगे प्लस। उसके बाद में क्या है 16, यहाँ पर लिखेंगे 16। उसके बाद में क्या है क्यों का अर्थ है क्या, भाग, तो यहाँ पर हम करेंगे भाग। उसके बाद में क्या है 2 के बाद में आर का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस। उसके बाद में क्या है 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे बोर्डमास के नियम के अकॉर्डिंग। बोर्डमास का नियम ये बोलता है कि सबसे पहले समीकरण के अंदर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाद में हम भाग को सोल्व करेंगे, भाग के बाद में गुणा को सोल्व करेंगे, और गुणा के बाद में प्लस और माइनस को सोल्व करेंगे। तो इस समीकरण के अंदर हमें ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट के बाद में हम सोल्व करेंगे भाग को। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे 16 में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6, उसके बाद में गुणा में 6, फिर है प्लस। अब देखिए 2 का भाग 16 में देंगे तो यहाँ पर चला जाएगा 8 दूना के 16। अब लास्ट में क्या बच रहा है, माइनस का 5। अब भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और 6 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 छंगा के 36। उसके बाद में क्या बच रहा है, प्लस का 8, और उसके बाद में क्या है, माइनस का 5। अब मेरे भाई प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे और जो माइनस का उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 36 और प्लस का है 8, तो 36 और 8 मिलकर बन जाएगा 44। और यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 5, तो 44 में से हम क्या कर देंगे, -5 कर देंगे। तो 44 में से -5 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 39। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 39। अब हमें देखना है कि 39 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 39 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 600 के बाद में दिया गया है 120 के बाद में दिया गया है 30 के बाद में दिया गया है 10 के बाद में दिया गया है 5 और 5 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 600 के बाद में दिया गया है 120, तो 600 से 120 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 600 को क्या कर दें, 5 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 120। अब उसी प्रकार से देखिए 120 से बन रहा है कितना, 30, तो 120 से 30 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 120 को क्या कर दें, 4 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से कितना बन रहा है, 10, तो मेरे भाई 30 से 10 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 30 को क्या कर दें, 3 से भाग कर दें तो 30 को 3 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 10। फिर देखिए 10 से कितना बन रहा है, 5, तो मेरे भाई 10 से 5 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 10 को क्या कर दें, 2 से भाग कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा
5। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 5 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले ध्यान से, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, 5 से भाग किया गया है, उसके बाद में 4 से भाग किया गया है, उसके बाद में 3 से भाग किया गया है, उसके बाद में 2 से भाग किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या क्या हो रही, कंटिन्यू घट रही है, यानी कि 5, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, अब 2 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को यदि 1 से भाग कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 5 को क्या कर दें, 1 से भाग कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 552। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, और यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए वर्ष 1950 से, ऑप्शन बी वर्ष 1954 से, ऑप्शन सी वर्ष 1957 से, और ऑप्शन डी वर्ष 1960 से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति वर्ष 1957 से प्रारंभ हुई थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, पूना समझौता निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूना समझौता निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पूना समझौता कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना, पूना समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केरल, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। ऑप्शन ए कथकली नृत्य शैली के लिए, ऑप्शन बी है बिहू नृत्य शैली के लिए, ऑप्शन सी है कथक नृत्य शैली के लिए, और ऑप्शन डी है मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य में और ऑप्शन डी है गोवा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह स्थित है गोवा राज्य में। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि 99 रुपए की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ऑप्शन ए गुजरात राज्य की, ऑप्शन बी है नागालैंड राज्य की, ऑप्शन सी है कर्नाटक राज्य की और ऑप्शन डी है तमिलनाडु राज्य की। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुजरात राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है भवाई। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।